नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गैरसैंण नहीं, देहरादून में ही होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। धामी कैबिनेट की बैठक में फैसला, आबकारी नीति पर भी लगी मुहर। बनभूलपुरा हिंसा के दोषियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश जारी। दंगे में शामिल महिलाओं को भी किया जा रहा चिन्हित। मुख्य आरोपी मलिक की संपत्ति हो सकती है कुर्क। हल्द्वानी हिंसा के विरोध में देहरादून में निकला शांति मार्च। इंडिया अलायंस और सिविल सोसाइटी के सदस्य हुए शामिल। प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त पर खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बसंत पंचमी के मौके पर शुभ मुहूर्त हुआ ऐलान। कपाट खुलने के साथ शुरू हो जाएगी चारधाम यात्रा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं धामी कैबिनेट के बड़े फैसले। धामी कैबिनेट के अहम फैसले। विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में करने का फैसला लिया गया। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र होगा, उसके लिए सीएम को अधिकृत किया गया। यूसीसी की विशेषज्ञ समिति को ड्राफ्ट की प्रिंटिंग के लिए छूट दी गई। नई आबकारी नीति को मंजूरी मिली। आबकारी लक्ष्य 4400 करोड़ किया गया। उत्तराखंड भाषा संस्थान में 41 पद सृजन को मंजूरी दी गई। सेतु के संगठनात्मक ढांचे में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी गई। चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में टेक्नीशियन के पद बढ़ाए गए। नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम को मंजूरी दी गई। आयुष एवं आयुष शिक्षा के अंतर्गत 8 आयुर्वेदिक चिकित्सालय के लिए 82 पद स्वीकृत किए गए। प्राइवेट सुरक्षा प्रदान करने वाली कंपनियों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। राज्य सरकार के दृष्टि पत्र के मुख्य बिंदु पर निर्णय हुआ। मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। देश के टॉप संस्थाओं में एडमिशन होने पर लाभ मिलेगा। पहले 100 बच्चों को लाभ मिलेगा। पंतनगर एयरपोर्ट के रनवे की दूरी बढ़ेगी। 7 किलोमीटर लंबे रनवे की मंजूरी मिली है। इस पर जो खर्च होगा उसे केंद्र सरकार वहन करेगी। 103 एकड़ भूमि पर रनवे का विस्तार होगा। केंद्र ने जमीन राज्य से मांगी थी, उस पर कैबिनेट ने मंजूरी दी। अल्मोड़ा के योगदा आश्रम सोसाइटी को वन भूमि 30 सालों के लिए मंजूरी दी गई है। राज्य से मंजूरी के बाद भारत सरकार को इस पर फैसला लेना है। उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना 2024 को मंजूरी मिली है। राज्य सरकार तय करेगी किस शहर से हवाई सेवा शुरू करनी है। प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण संशोधन नियमावली पास हुई है। पसारा ये एक व्यवस्था है जिसमें प्राइवेट सुरक्षा की जो एजेंसीज हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करती हैं। इससे काफी लोगों को रोजगार मिल जाता है सुरक्षा के कार्यों के लिए। यूसीसी की विशेषज्ञ समिति बनी थी, उसमें संशोधन हुआ है जिसमें डिटेल आपको अजीत अलग से दे देंगे। इसमें कुछ पैसा जो जमा करते थे वो उनको वापस करना है, मतलब उसको थोड़ा सरल बना दिया है। नियमावली जो है इसकी पसारा की नियमावली। ऊधम सिंह नगर में पंतनगर हवाई पट्टी के रनवे की जो लंबाई है उसको विस्तारित करने के लिए 1372 मीटर से 3000 मीटर तक विस्तारित किया गया था। इस भूमि की आवश्यकता के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने पहले ही अनुमति दे दी थी। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NH109 जो पुराना NH87 उसके 7 किलोमीटर लंबाई को पुनः संरेखण और निर्माण किया जाना है, जिसके लिए NH द्वारा लगभग 7 किलोमीटर लंबाई की लागत 188.55 करोड़ वहन किए जाने हेतु राज्य सरकार की सहमति दी गई है। चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, इसमें एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे पुनर्गठित किए गए हैं। इसमें 161 पद हैं जिनको प्रमोशन एवेन्यूज देने के लिए इसमें थोड़ा सा ग्रेडेशन किया है, जिससे उनको
प्रमोशन भी मिल सके। 161 पोस्ट हैं इसमें। उधर राजधानी देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में फेज 2 की नई टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली जुड़े, वहीं सीएम धामी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई टर्मिनल बनने से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सेवाओं का 10 गुना विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पिथौरागढ़ से हिंडन के लिए भी हवाई सेवा शुरू होगी। जो ये टर्मिनल 2 का आज उद्घाटन हुआ है, इसके उद्घाटन होने से, इसके प्रारंभ होने से बहुत सारी जो हमारी सेवाएं हैं वो बहुत गुना, कम से कम 10 गुना सेवाओं में वृद्धि होने वाली है। लोगों की कैपेसिटी 10 गुना बढ़ गई है पहले की तुलना में, और यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए, पूरे देश दुनिया के आने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा। और पिछले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद तेज़ी से हमारे राज्य के अंदर सभी सेवाएं बढ़ी हैं, सड़कों के क्षेत्र में, रेल सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, और उसी के साथ साथ हवाई क्षेत्र में भी, क्योंकि ये बहुत छोटा सा हवाई अड्डा होता था और बहुत कम कैपेसिटी होती थी, आज उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ गई है। हल्द्वानी की हिंसक घटना मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने अब दंगे में शामिल महिलाओं को भी चिन्हित करना शुरू कर दिया है, तो वहीं पुलिस गिरफ्त में आए पत्थरबाज अपनी गलती पर गिड़गिड़ाते दिख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बनभूलपुरा हिंसा मामले में कार्रवाई जारी, घर पर लगा ताला, अंदर छिपकर रह रहे लोग, दंगे में शामिल महिलाओं पर भी पुलिस की नजर, पुलिस की कार्रवाई का दिख रहा असर। हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज होती दिख रही है, जहां पुलिस पहले ही दंगे में शामिल 36 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, तो वहीं अब हिंसा में शामिल महिलाओं को भी चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि घटना के दिन शुरुआत में सबसे पहले बड़ी संख्या में महिलाओं ने ही विरोध किया था। महिलाओं ने ही पुलिस और प्रशासन की टीम पर पत्थरबाजी शुरू की। अब ऐसे में उन महिलाओं को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने बनभूलपुरा में हिंसक घटना को अंजाम दिया। देखिए, उपद्रव में उस दिन जब जो सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस हो रहा है उसमें कुछ महिलाएं भी हैं जो पत्थर मारते हुए पुलिस पार्टी पर हमला करते हुए दिख रही है, तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ को भी चिन्हित कर रहे हैं कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। और इस सारे प्रकरण में हम लोग कुछ डाटा सर्विलांस भी कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से ये भी देख रहे हैं कि इन लोगों को अचानक किसने उकसाया और ये लोग किसके कहने से इस तेज़ी से पुलिस पार्टी पर फायरिंग, पथराव या आगजनी घटनाएं करने। देखिए, इस घटना में जिसके द्वारा जिस भी तरीके का एक्ट किया गया है और जो भी उसके द्वारा इस घटना को कारित करने के लिए हथियार यूज हुआ है, वो उस तक कैसे पहुंचा है, उसकी सप्लाई कैसे हुई है और उसने किसके कहने पे यूज किया है, इन सब चीज़ों को विवेचना में हम शामिल करें। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के डर से कई लोग अपने घर के अंदर छिपकर बैठे हैं। बीते दिन खबर सामने आई थी कि कई परिवार बनभूलपुरा से पलायन कर रहे हैं और उनके घर पर ताला लटका है। घर पर ताला लगने की बात तो सही है, क्योंकि अधिकतर लोगों के घर पर आपको ताला नजर आ जाएगा, लेकिन उस घर में रहने वाले लोग कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने घर के अंदर ही छिपकर बैठे हैं। दरअसल करीब 150 घरों की जब तलाशी ली गई, तब इस बात का खुलासा हुआ। जब घर का ताला तोड़कर टीम अंदर दाखिल हुई, तब करीब 50 घरों में लोग छिपे मिले। इनमें से फिलहाल 35 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। वहीं दंगे में गिरफ्तार हुए आरोपियों ने पुलिस से माफी भी मांगी है। गिरफ्तार हुए आरोपियों ने कहा कि हमसे गलती हो गई कि हमने पुलिस पर पथराव किया और सरकार की संपत्ति को आग के हवाले किया। आगे से इस तरह की गलती नहीं होगी। गलती से मैंने पत्थर फेंक दिया, मैंने बेकार में मार दिया था। ये बहुत बड़ी गलती की, पुलिस वालों के ऊपर हमने पथराव किया और आप जनता ने मेरी यही अपील है कि ऐसी गलती ना करें। बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में बीते 8 फरवरी को हुए दंगे के बाद से ही इलाके में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। हर एक शख्स पर पुलिस की नजर है। बनभूलपुरा में इस हिंसक घटना को अंजाम देने वालों को धामी सरकार बख्शने के मूड में नहीं है।
बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट में भी मलिक और नजाकत अली के बगीचे के मामले में सुनवाई हुई, जिस पर न्यायालय ने सरकार को 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा। वहीं मामले में अगली सुनवाई 6 हफ्ते के बाद तय की गई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में हुई बहस में याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद बहस में शामिल हुए। उधर सरकार ने भी जमीन से जुड़े दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। कोर्ट ने आज जो है सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है जवाब दाखिल करने के लिए, और जो पिटिशनर को जो है उसके बाद 2 हफ्ते का समय दिया है रिजाइंडर फाइल करने के लिए, और 6 हफ्ते बाद जो है उसको लिस्ट कर। क्या मैटर ये है इंक्रूजमेंट रिमूवल का है। हमारे पास पॉलिसी है स्टेट की, उसी के तहत कार्रवाई हो रही थी, और जब हमारी ऑनगोइंग ड्राइव है उसी के कंटिन्यूएशन में सब जो है ये जो है रिमूवल किया गया था, अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स को रिमूव किया गया था। उस बाद से लिटिगेशन में आए यहाँ। इनिशियली भी जो है कोर्ट ने इनको कोई इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दिया, आज भी लगा हुआ था, आज भी कोई इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दिया। कोर्ट ने इसमें जो है काउंटर जो है मांग लिया है रिजाइंडर, उसके बाद सुनवाई होगी। वहीं बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने अब्दुल मलिक सहित कई अन्य नामजद आरोपियों को भगौड़ा घोषित कर दिया है। यही नहीं, पुलिस अब अब्दुल मलिक की संपत्ति भी कुर्क करने की तैयारी कर रही है। डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कोर्ट से संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई चल रही है। जो भी हमारे वांछित अपराधी हैं वो चूंकि अभी गिरफ्तार जो नहीं हुए हैं उनके खिलाफ हम 83 की कार्रवाई के लिए इसमें मुख्य जो कि आप जानते हैं जो है मलिक है और अन्य लोग भी हैं। सर 83 की कार्रवाई का मतलब क्या समझते हैं? 83 का मतलब कुर्की होता है, जो उसकी संपत्ति जो उसकी मूवेबल संपत्ति होती है वो पुलिस जब्त कर लेती है। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क से इंडिया अलायंस और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने हल्द्वानी हिंसा के खिलाफ शांति मार्च निकाला। इस मौके पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बनभूलपुरा हिंसा चिंताजनक है, लेकिन इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि ये घटना प्रशासन की वजह से हुई है, जिसे अब सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। देखिए, इस सरकार से उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जनता को सच्चाई पता चले, क्योंकि जिस तेज़ी से वहाँ चौकी खोली गई, इसी तेज़ी से अगर वहाँ के नगर आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई होती तो हमको कहीं ना कहीं उम्मीद होती। लेकिन नगर आयुक्त को प्रमोशन दे के उधम सिंह नगर भेज दिया गया, एडीएम बना के। और एक ऐसी चीज़ जो प्रशासन की चूक की वजह से कहो या गलती की वजह से जो झगड़ा हुआ प्रशासन और पब्लिक में, उसको हिंदू मुसलमान का नैरेटिव देने की कोशिश एक संगठन और सरकार कर रही है, जो निश्चित ही निंदनीय है। हल्द्वानी में जो घटना हुई वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसजनक है, निंदनीय है। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो आज 14 फरवरी है, आज ही के दिन उच्च न्यायालय में उस मामले की तारीख भी है। इसका मतलब ये है कि आज तक इंतज़ार किया जा सकता था, उच्च न्यायालय के फैसले के लिए रुका जा सकता था। लेकिन उत्तराखंड की सरकार और नैनीताल जिले के प्रशासन का सांप्रदायिक रुख है, उसकी अदूरदर्शिता, उसकी हड़बड़ी ने एक इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया, एक ऐसे हालात पैदा किए जिसके चलते ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। चंपावत जिले में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि उन्होंने ऋण लेकर खेतों में फसलें बोई, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से फसल खराब हो गई। ऐसे में किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने के साथ ही उनके ऋण को भी माफ किया जाए। ये कहना चाहता है कि बहुत लंबे समय से जो है यहाँ बारिश नहीं हुई है, तो किसान बहुत परेशान है, और इस क्षेत्र को जो है सूखाग्रस्त घोषित करने की हम सरकार से गुजारिश करेंगे। किसानों ने जो है सरकारी ऋण लिया हुआ है, लेकिन जो फसल उसने बोई थी वो पूरी तरह से सूख गई है, तो हमारा यही है कि इसको जो है सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। इस साल बारिश तो कुछ हुई नहीं, जब गेहूँ बोए थे, आलू जो भी है हमारे किसानों की सभी खेती बाड़ी सब खत्म हो गई है। ऐसे हमारा अनुरोध है कि जो भी हमने ऋण लिया है उसको आप मतलब कष्ट करके। वहीं देश भर में हो रहे किसानों के प्रदर्शन का उत्तराखंड के किसानों ने भी समर्थन किया है। उत्तराखंड के किसानों का कहना है कि सरकार से सिर्फ एमएसपी गारंटी की मांग की जा रही है, जो उनका हक है। नाराज किसानों ने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो उत्तराखंड का किसान भी दिल्ली कूच करने में देरी नहीं करेगा। देखो भाई, किसान तो सब एक ही हैं। अगर मेरी परेशानी है तो उनके लिए, उनकी परेशानी है तो मेरे लिए। और जो ये मुद्दा है एमएसपी गारंटी कानून का, ये तो पूरे देश का है, तो यहाँ वाले भी पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग भी सब उनके साथ हैं। जब वो हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और ये एक का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है, तो इसलिए यहाँ से भी पूरी उम्मीद है कि सब लोग उसी हिसाब से तैयार हैं।
वहीं उत्तराखंड पुलिस भी किसानों के प्रदर्शन और दिल्ली कूच को लेकर अलर्ट मोड पर है। आईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से काफी संख्या में किसानों के आंदोलन में पहुंचते हैं। ऐसे में इंटेलिजेंस और खुफिया तंत्र को एक्टिव कर दिया गया है। किसानों की हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। हम लोग उधम सिंह नगर जो है खासकर किसानों का एरिया है, इसके पूर्व जब भी किसान आंदोलन हुए हैं तो जो है उधम सिंह नगर से जो है काफी किसान जो है इस आंदोलन में जाते हैं शामिल होने के लिए। तो इस और जो है हमारा इंटेलिजेंस खुफिया विभाग भी हमने अलर्ट कर दिया है और बॉर्डर भी हमारी जो है हमने अलर्टनेस बढ़ा दिया है उधम सिंह नगर जिले के। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख का ऐलान हो चुका है। बता दें कि नरेंद्रनगर राजमहल में बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त निकाला गया। महाराजा मनुजेंद्र शाह ने बताया कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाएंगे। आपको बता दें बसंत पंचमी के मौके पर डिमरी धार में केंद्रीय पंचायत ने यहां पर गाड़ू घड़ा भी राजमहल को सौंपा है और अब राजमहल में 25 अप्रैल को गाड़ू घड़ा में तिल का तेल पिरोकर कपाट खोलने से पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचाया जाएगा। हर्ष है कि आप लोगों को बताऊं कि आज इस पवित्र पर्व पे, बसंत पंचमी के पर्व पे श्री श्री बद्रीनाथ जी के कपाट 12 मई 6 बजे सुबह खोलेंगे और गाड़ू तेल का जो फंक्शन होता है वो 25 अप्रैल को होगा। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम का उद्धार किया था, पुनरुद्धार किया था, तब से अनूठी परंपरा बनी हुई। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज भगवान बद्री विशाल के ग्रीष्म काल में कपाट खोलने की तिथि टीडी नरेश महाराजा मनुजेंद्र शाह जी द्वारा 12 मई 2024 निश्चित की गई है, घोषित की गई है। बुधवार को मसूरी के कई होटल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने छापेमारी की। बता दें कि पुलिस प्रशासन, उत्तराखंड जल संस्थान और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए होटल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान टीम को कई अनियमितता मिली जिन पर विभागीय कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 9 होटल के चालान काटे गए। सभी होटलों को संचालन के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेनी आवश्यक है। एक एनजीटी के केस में जब यहाँ सर्वे हुआ था तो कुछ होटल बिना परमिशन के मिले थे, जिनको नोटिस दिए थे कि आप परमिशन ले लीजिए। उसके बाद भी इन्होंने परमिशन नहीं ली, तो फिर इसको क्लोजर ऑर्डर डायरेक्ट जारी कर दिए गए थे। उसी क्लोजर ऑर्डर की कंप्लायंस में आज इनकी बिजली काट कर इलेक्ट्रिक पैनल वगैरह सील करके इनका क्लोजर वेरीफाई किया जा रहा है। उत्तरकाशी का कालेश्वर मार्ग कई सालों से लापरवाही की प्रयोगशाला बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनपद मुख्यालय के नजदीक होने के चलते वार्ड में करोड़ों रुपए तो आते हैं लेकिन वो पैसा खर्च नहीं होता। क्षेत्र के हालात से परेशान लोगों ने बताया कि नालियों के ढक्कन खुले होने की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि व्यवस्था जल्द ठीक होगी। स्थिति उसमें बिगड़ी नहीं है। देखिए, वहाँ के लिए भी हमने काम किया है। वहाँ पर जो रास्ते की जिसके लिए वो डिमांड कर रहे हैं, जगह जगह से टूट गया है, कुछ जालियाँ हैं वो टूट गई हैं। वहाँ पर अतिक्रमण भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि रोड चौड़ी हो नहीं पा रही है। नाली सफाई करेंगे तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि लोगों ने थोड़ा अतिक्रमण भी किया हुआ है। दूसरा, जो वो सड़क बनाई गई थी जिस ठेकेदार के द्वारा, फर्म द्वारा, उसको भी हमने नोटिस दे दिया है कि इसे जल्द से जल्द आप जो है जो भी अवशेष कार्य है इसको ठीक कराएं। तो उसके बाद फिर करवाते हैं, इसको हो जाएगा, इसमें हम करवा लेंगे इसको। उधर एसटीएफ ने टेलीग्राम ग्रुप में पार्ट टाइम जॉब कर मुनाफा कमाने का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले साइबर ठग को ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एसटीएफ की टीम ने 8 करोड़ के घोटाले का भी खुलासा किया है। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी पर पूरे देश भर में 123 मुकदमे अलग अलग साइबर अपराधों में दर्ज है। देखिए, पिछले वर्ष जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है देहरादून में, यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो शिकायत करता था उसके साथ में टेलीग्राम ग्रुप्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने का उसको लालच देकर लगभग 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी उसके साथ में की गई थी। उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके हमारे द्वारा विवेचना की जा रही थी और उसी विवेचना के क्रम में हमारे द्वारा एक अभियुक्त को ग्वालियर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से मोबाइल फोन, चेकबुक, पासबुक इत्यादि की बरामदगी की गई है। इसके पास से जो रिकवरीज हुई हैं उसके आधार पर हमने पाया है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 2300 कंप्लेंट्स इस अभियुक्त के विरुद्ध अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग थानों में पंजीकृत हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
गैरसैंण नहीं, देहरादून में ही होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। धामी कैबिनेट की बैठक में फैसला, आबकारी नीति पर भी लगी मुहर। बनभूलपुरा हिंसा के दोषियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश जारी। दंगे में शामिल महिलाओं को भी किया जा रहा चिन्हित। मुख्य आरोपी मलिक की संपत्ति हो सकती है कुर्क। हल्द्वानी हिंसा के विरोध में देहरादून में निकला शांति मार्च। इंडिया अलायंस और सिविल सोसाइटी के सदस्य हुए शामिल। प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त पर खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बसंत पंचमी के मौके पर शुभ मुहूर्त हुआ ऐलान। कपाट खुलने के साथ शुरू हो जाएगी चारधाम यात्रा।